बेसिक कैंडल रेंज थ्योरी तो सब समझ जाते हैं, लेकिन असली मजा है एडवांस्ड कैंडल रेंज थ्योरी में, जहां आपको पता चल जाता है कि कौन से कैंडल पे एक्चुअली रेंज आपको मार्क करनी है, कौन सा एक्चुअल कैंडल है जो मैनिपुलेशन करता है और कौन सा एक्चुअल कैंडल है जहां आपकी एंट्रीज को परफेक्ट बनाया जाता है, कहां पर आपका छोटा एसएल बनेगा, कहां पर आपके बड़े मूवमेंट्स एक्सपेक्ट होंगे। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर PO3 सेटअप भी सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। ये एक वीडियो आपकी स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और ओवरऑल होल्डिंग ट्रेड्स को किसी भी मार्केट में एनहांस कर सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पिछले वीडियो में हमने कैंडल रेंज थ्योरी का बेसिक सीखा था और आज की इस वीडियो में सेम थ्योरी को हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे, क्योंकि जो बेसिक लेवल थ्योरी है उसमें कभी कभार जो है एक बिगनर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको ट्रेंड के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, उसको स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, उसको समझ नहीं आता कि मार्केट कब लिक्विडिटी लेता है, फेयर वैल्यू गैप्स की कब रेस्पेक्ट होती है, कब एक सपोर्ट काम करता है और कब एक रेजिस्टेंस काम करता है। तो सेम चीजों को आज और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम फिर से इसका एक क्विक रिवीजन दे देते हैं कि कैंडल रेंज थ्योरी क्या होती है। तो कैंडल रेंज थ्योरी जो है ये एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें आप देखते हो कि पहला एक कैंडल होता है, फिर सेकंड कैंडल है, फिर एक थर्ड कैंडल है। सिमिलरली ये तो हो गया डाउन साइड का सेटअप, और अप साइड के सेटअप में भी यहाँ पर हमें 1 2 3 कैंडल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी कभार आपको 3 से भी ज्यादा कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल। तो उस वक्त क्या होता है, देखो पहला और आखिरी कैंडल ये जो है ये बड़े कैंडल्स होते हैं, तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स अगर बन भी जाए तब भी ये सेटअप जो है वो सेम तरीके से वैलिड होता है। कैंडल रेंज थ्योरी का जो पहला कैंडल होता है ये एक रेंज बनाता है। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये जो पहला कैंडल होता है ये हम मोस्टली हायर टाइम फ्रेम्स का कैंडल लेते हैं, जिसे हम डिसाइडर टाइम फ्रेम का कैंडल कहते हैं। डिसाइडर टाइम फ्रेम यानी कि वो टाइम फ्रेम जो ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, जो लिक्विडिटी डिसाइड करते हैं, जो फेयर वैल्यू गैप्स को बनाते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक्स की क्रिएशन करते हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल्स को डिसाइड करते हैं, मार्केट क्या कंसोलिडेशन करेगा, क्या मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा, वो सारा का सारा जो डिसाइड है वो इन टाइम फ्रेम्स पे होता है, जिन्हें हम डिसाइडर टाइम फ्रेम कहते हैं। और डिसाइडर टाइम फ्रेम्स में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम आता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर यहाँ पर 30 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 1 मिनट क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं बताऊं, जो हमारी ये कैंडल रेंज थ्योरी है ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। तो स्मार्ट मनी अगर आपने कभी सुना होगा तो वो मोस्टली हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना प्रेफर करता है। तो इसका मेन मकसद ये होता है क्योंकि कोई भी बंदा जिसके पास 1000 करोड़ 100 करोड़ होगा वो 1 मिनट तक प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, 5 मिनट्स तक प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के साथ भी 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम को मैनिपुलेट करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई जो स्मार्ट मनी है ये किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, जिन्हें हम डिसाइडर टाइम फ्रेम यहाँ पर कहते हैं। तो इसलिए आपको भी ये कैंडल रेंज थ्योरी जो है वो इन्हीं डिसाइडर टाइम फ्रेम के कैंडल्स पे यूज करनी चाहिए। अगर आप इसके नीचे भी यूज करोगे वो भी वैलिड होगा, लेकिन उसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू डिसाइडर टाइम फ्रेम कैंडल्स। तो यहाँ पर एज पर कैंडल रेंज थ्योरी जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है वो एक रेंज बनाता है, यानी कि कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पहला कैंडल हो उसकी एक हाई होता है और उसका एक लो होता है। तो इसके लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क करते हैं और इसके हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क करते हैं। तो जब इसको हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, लाइक यहाँ पर मैं आपको मॉडल की फॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपका जो देखने का टाइम फ्रेम है या एंट्री का टाइम फ्रेम है वो आपका रहेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल रेंज थ्योरी को देख रहे हो तो आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा डेली टाइम फ्रेम। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ पर कैंडल रेंज थ्योरी सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो आपकी एंट्री जो है वो यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बन जाएगी। और अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल रेंज थ्योरी को फाइंड करते हो तो आपकी एंट्री जो है यहाँ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेस पे हो जाएगी। तो ये मॉडल्स आपको याद रखने हैं। दैट्स वाई कि अगर ये किसी भी हायर टाइम फ्रेम का कैंडल है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो जब हम इसको 15 मिनट्स पे ब्रेक करेंगे या 15 मिनट्स पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर कैंडल्स ने एक रेंज बनाई होगी। तो ये फर्स्ट कैंडल है, इसका आपको हाई और लो मार्क करना है तो आपकी रेंज यहाँ पर बन जाएगी। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है सेकंड कैंडल, जो कि एक मैनिपुलेटिव कैंडल होता है। अब यहाँ पर ये मैनिपुलेटिव कैंडल का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन होता है
प्राइसेस का जो एक्चुअल मोमेंट होता है वो नहीं आता है मार्केट में, उसका अपोजिट आता है रिटेल ट्रेडर उसको ट्रैप करने के लिए, जिसको हम स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में एसएल हंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड कैंडल होता है ये एसएल हंटिंग का काम करता है। देखो यहाँ पर ये एक कैंडल में मान लेता हूं, तो इसका ये लो है, इसका ये हाई है, तो ये एक रेंज बन गई। जैसे ही हम देखते हैं कि अगला कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर देते हैं। या जब हम इसको 5 मिनट्स के या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वो देखते हैं कि रेंज जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई, तो वो यहाँ पर एंट्रीज बना देते हैं, जिसकी वजह से उनके फिर स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं। जब हम इसी सेम चीज को हायर टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं ये कैंडल पहले अभी बन रहा था, अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो नहीं आई थी। जब इसकी क्लोजिंग आती है तो ये क्या करता है, प्राइस नीचे आ जाता है, ये अपर साइड एक विक बना देता है और इसकी बॉडी नीचे बन जाती है। तो इस वजह से ये यहाँ पर इसके टॉप की लिक्विडिटी ले लेता है। तो सीआरटी का जो सबसे पहला पॉइंट है या जो मेन पॉइंट है इसका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद, वो ये है, ये जो रेंज कैंडल है इसके अप साइड भी लिक्विडिटी होती है और इसके डाउन साइड भी लिक्विडिटी होती है। अब जो भी साइड की लिक्विडिटी पहले मार्केट में ली जाती है उसको मैनिपुलेशन समझा जाता है। दैट इज कि मार्केट का जो अब अगला मूव है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है, या उसका जो मेन मूव है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। जैसे कि इस सेटअप में हम देख रहे हैं मैनिपुलेशन ऊपर के साइड हुई है, यानी कि लिक्विडिटी ऊपर साइड हुई है। दैट इज कैंडल रेंज के हिसाब से मार्केट का जो मोमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में आने वाला है। तो ये पहला सेटअप है। यहाँ पर सिंपली अगर आप इस सेटअप को देखोगे, मैंने यहाँ पर लो को मार्क किया है तो इसको मैंने लिखा है CR2 लो, मैंने हाई को मार्क किया है तो इसको मार्क किया गया है CRT हाई। इसके बाद हम देख रहे हैं जो सेकंड कैंडल है इसमें मैनिपुलेशन हुई है अपसाइड। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, अगर इस कैंडल रेंज थ्योरी का ये हाई ब्रेक हो गया और नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, यानी कि इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो इस कैंडल की रेंज अब वैलिड नहीं होगी। अब आपको नेक्स्ट कैंडल की रेंज को आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, खासकर सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। तो अगर विक बन रही है दैट इज कि ये कैंडल रेंज थ्योरी फॉर्म कर रहा है। उसके बाद थर्ड में हम ट्रेड करते हैं। देखो ये दो है, ये पैटर्न बनाते हैं, ट्रेडेबल पैटर्न सेटअप बनाते हैं, उसके बाद इससे हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये याद रखना। अब जो थर्ड कैंडल होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये कंफर्म करता है डायरेक्शंस बाय ब्रेकिंग आउट रेंज। अगर मेरे पास ये कैंडल है, इसकी मैंने एक रेंज मार्क की, उसके बाद अगर मैनिपुलेशन ऊपर हो जाती है दैट इज इसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। देखो अगर वो ऊपर भी ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल इसने ब्रेक किया, विक बनाई या बॉडी क्लोज की, तो आप ऊपर की साइड का ट्रेड नहीं करोगे अनटिल ये नीचे ब्रेक ना हो जाए, फिर आप सेल करोगे। अगर आपको बाई करना है दैट इज अगर ये भी ब्रेक हो गया, यानी कि इस वाले सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, दैट इज इसके बाद आपको नेक्स्ट रेंज फाइंड करनी है, ना कि आपको बाई का ट्रेड करना है। तो ये कैंडल रेंज थ्योरी जो है वो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करती है। तो थर्ड कैंडल के बाद जैसे ही रेंज ब्रेक होगी, आप इसको इंटरनली ट्रेड कर सकते हो इसके लो ब्रेक होने के बाद, या फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या जैसे ही ये लोएस्ट पॉइंट टूटेगा तो आप उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हो, जो मैं आपको एक्चुअल चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो इसका जो सेकंड सेटअप होता है ये तो हो गया सेलिंग के लिए। अब हम बाइंग का देखते हैं। तो बाइंग में आपको पहले एक रेड कैंडल दिखेगा जिसके नीचे की साइड की लिक्विडिटी जो है वो ले ली गई हो मार्केट के द्वारा, और इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट इसने नीचे क्लोजिंग नहीं किया, यानी कि इसने मैनिपुलेशन जो है वो नीचे के साइड की। तो हमें समझ आ जाता है इसके बाद के प्राइसेस जो है वो अब ऊपर जाने वाले हैं। तो जैसे ये हाई ब्रेक होगा या यहाँ पर ये टूटेगा तो आपका जो बाई है वो वैलिड बन जाता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, जब ये वाला सेटअप बनेगा किसी हायर टाइम फ्रेम या किसी डिसाइडर टाइम फ्रेम पे, तो उस वक्त आप मार्केट में समझना कि मार्केट में अभी हाई इज वैलिड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स सीखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप समझोगे लो इज वैलिड है। तो हमेशा जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि हाई पे सेल करो और लो पे बाई करो। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी आपको यहाँ पर हाईज मिलेंगे उनसे आप सेल कर सकते हो, और जितने भी आपको यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे लोज मिलेंगे उनसे आप बाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस कैंडल रेंज थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल चार्ट पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने EUR GBP का चार्ट खोला है। तो इस चार्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक कैंडल बना था। सबसे पहले मैं इसकी ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ। देखो मेरे पास ये एक कैंडल बना था, इसका ये एक लोवेस्ट पॉइंट था और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था वो यहाँ पर था। तो ये बनने के बाद मेरे पास एक रेंज आ जाती है और मैं इस रेंज के कैंडल को जो है वो मार्क कर देता हूँ। तो ये रहा मेरे पास ये एक रेंज कैंडल। तो देखो यहाँ पर क्योंकि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
दैट मीन्स अगर मुझे मैनिपुलेशन दिख रही है, देखो इसने मैनिपुलेशन जो है वो अपसाइड किया, दैट मीन्स मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज बना सकता हूँ सेल साइड की। अब यहाँ पर इशू ये रहता है कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे आपको एंट्रीज कैसे बनानी है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, क्या मार्केट में अभी लोअर्स वैलिड है या मार्केट में अभी हाईएस्ट वैलिड है। तो लोअर्स और हाईएस्ट वैलिड देखने के लिए सबसे पहले हम इसी मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि इसने ऊपर साइड ब्रेक किया है और लिक्विडिटी अप साइड की ले ली है, और डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए यहाँ से भी आप उन फेयर वैल्यू गैप या सप्लाई एंड डिमांड जोन को भी देख सकते हैं। तो 4 आवर का जो काउंटर टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग के लिए वो हमारे पास होता है 15 मिनट्स। तो मैं 15 मिनट्स पे आता हूं और मैं यहाँ पर एग्जैक्ट ट्रेडिंग सेटअप देखता हूं कि क्या बना था। तो देखिए ये है मेरे पास वो रेंज जो कि बहुत बड़ी बनी थी, और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि प्राइस ने इस रेंज के ऊपर ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो क्लोजिंग आई है। तो देखो आपको क्लोजिंग उसी टाइम फ्रेम पे देखनी है जिस टाइम फ्रेम पे आप कैंडल रेंज थ्योरी को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा था, तो क्लोजिंग भी उसी टाइम फ्रेम की आनी चाहिए। बाकी टाइम फ्रेम्स की क्लोजिंग यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। अगर हम 15 मिनट्स पे देखेंगे यहाँ तो ऊपर बहुत ज्यादा क्लोजिंग आई है, तो इस क्लोजिंग को नहीं माना जा सकता वैलिड। तो इसके बाद आप देखो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप हाईज को ट्रेड कर सकते हो या एक फेयर वैल्यू गैप को देख सकते हो। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप की जो है वो फॉर्मेशन हो गई थी, तो इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर आ गया। तो इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद देखो मैंने ही आपको रूल समझाया कि कम से कम बीच में आ जाए, तो यहाँ पर ये बीच में आ गई है। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ पर आपका एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है। तो किसी भी हाई से आप यहाँ पे से सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा सेटअप है और इसके ऊपर मैं अपना एसएल रख देता हूँ। इसके बाद जो हम मिनिमम टारगेट देखते हैं, देखो यहाँ पर जो सबसे पहला टारगेट होता है आपका वो ये है कि कम से कम तो रेंज के लो तक आना चाहिए। देखो रेंज के लो तक आपका जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली 1:3 के आसपास बन रहा है। तो इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि ये और ज्यादा नीचे जाता है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल टारगेट जो हमने इसमें बुक किया है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1:7 के रेशियोज में। तो इस तरीके से सिंपल एक कैंडल रेंज थ्योरी यूज करके आप यहाँ पर प्राइसेस को देख सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है सर आपने इसी पर्टिकुलर कैंडल को क्यों देखा, आपने 4 आवर के बाकी कैंडल्स को क्यों नहीं देखा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो आप देखो इसका तो ना लो ब्रेक हुआ, और इसका जब हाई ब्रेक हुआ तब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, इसके ऊपर भी क्लोजिंग आ गई, लेकिन इस कैंडल के ऊपर किसी भी कैंडल की और क्लोजिंग नहीं आई है। सबसे पहला पॉइंट ये यहाँ पर रहता है। और एक बात आप देखो यहाँ पर, अगर मैं फिर से देखूं तो यहाँ पर मुझे एक कैंडल रेंज थ्योरी में वाला कैंडल मिल रहा है। देखो इसके ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आई और इसके ऊपर मैनिपुलेशन हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, मैं इसको भी देख सकता हूं। तो यहाँ पर आप देखो ये रहा मेरा सेटअप, ये रहा मेरा लोवेस्ट पॉइंट जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है। तो इसको मैं अब मार्क करता हूं। देखो यहाँ पर मैंने इस कैंडल को मार्क किया। अब मैं आ जाता हूं इसके काउंटर टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रैंडम विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप इसको यूज करोगे तो मार्केट में बहुत पिटोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया, अच्छा ठीक है। इसके बाद रेंज की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर ले ली गई। रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आपको कहा आप फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढो, अगर वो नहीं मिल रही है तो आप हाईज को देखो। सिंपल सी बात है। फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर नहीं मिल रही है डाउन साइड की, तो उसके बाद प्राइसेस ऊपर गए। देखो इसी को टेस्ट किया, दोबारा ब्रेक किया। आपका जो सिंपली एसएल है, देखो अगर मैं यहाँ पर भी एंट्री बनाता हूँ मिनिमम, ये क्योंकि हाई है तो मेरा एसएल जो है वो इसके ऊपर रह रहा है, चलो ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा मिनिमम टारगेट जो होता है वो हमारा रेंज तक का ही होता है। तो रेंज तक भी अगर मैं टारगेट की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो हमें 1:5 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो मैं रैंडम कैंडल्स नहीं बता रहा हूं, वो कैंडल बता रहा हूं जिसके ऊपर की कोई भी क्लोजिंग नहीं आई है और जिसके ऊपर मैनिपुलेशन हुई है। तो सिंपल ये चीज आप ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद तो आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक पे, जो कि हम कैंडल रेंज थ्योरी देख रहे थे। तो आई होप यहाँ पर आपको इस कैंडल रेंज थ्योरी का कैंडल समझ आ गया होगा कि मैं कौन सा कैंडल यहाँ पर देखता हूँ और उसी कैंडल से हम ट्रेड क्यों करते हैं। तो 4 आवर का कैंडल है तो ये रेंज बना रहा था। अब सेम केस में मैं अगर आपको बात कहूं तो क्या ये कैंडल में मैं रेंज बना सकता था? ये देखो ये कैंडल में वैलिड नहीं है इस वाले कैंडल में। क्यों? क्योंकि इसमें मैं देख सकता हूं इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। देखो ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई है। सिमिलरली इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो ये वैलिड नहीं होती है। और मोस्टली आपको उन कैंडल्स को ड्रॉ करना चाहिए कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से जो नॉर्मल कैंडल हो या बिग कैंडल हो। हमारे पास आपको पता होगा कि 3 तरीके के कैंडल होते हैं।
एक होते हैं हमारे पास लार्ज कैंडल या जिनको हम बिग कैंडल कहते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल कैंडल और उसके बाद होते हैं नॉर्मल कैंडल। स्मॉल कैंडल का मतलब होता है ये छोटे मोटे कैंडल्स, इन पे कभी भी रेंज ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल कैंडल होता है जो नॉर्मली बनते रहते हैं, ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये छोटे कैंडल्स हैं, इन पे रेंज मार्क नहीं हो सकती। ये नॉर्मल कैंडल है, इस पे रेंज मार्क हो सकती है। इसके बाद होते हैं एक्स्ट्रा बिग कैंडल, ये होता है एक्स्ट्रा बड़ा कैंडल, तो इस पे आपको रेंज जो है वो मार्क करनी चाहिए अगर रेंज बन रही है। लेकिन स्मॉल कैंडल्स पे कभी भी आपको रेंज मार्क नहीं करनी चाहिए। आई होप इतना आपने अंडरस्टैंड किया होगा कैंडल रेंज थ्योरी का। अब हम इसके सेटअप्स में और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कैंडल रेंज थ्योरी में हम नेक्स्ट मॉडल यूज करते हैं या नेक्स्ट सेटअप यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं AMD सेटअप, या जिसको हम कहते हैं PO3 सेटअप। तो याद रखना, अगर आपने किसी जगह देखा होगा ये PO3, तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ 3। तो यहाँ पर ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये कैंडल रेंज थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है या तो इस AMD को रिप्रेजेंट करता है। अब ये AMD क्या होता है, तो A का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, M होता है मैनिपुलेशन, D होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पर इन्हीं कैंडल्स पे आपको सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखो यहाँ पर हम सेशंस का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा हमारे पास होता है एशियन सेशन, लंदन सेशन और हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। इनकी टाइमिंग्स यहाँ पर मैंने लिखी है, सुबह 5:30 से 2:30 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से, और 1:30 बजे से 10:30 तक शाम को, और शाम 7 बजे से 10:30 बजे तक जो है वो हमारा न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो ये सबसे वोलाटाइल सेशन है ये न्यूयॉर्क सेशन, और इसमें आप जो है क्विक स्कैल्प्स कर सकते हो। एशियन सेशंस में मैं प्रेफर करता हूँ आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या होल्डिंग के लिए आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपको एक परफेक्ट सेटअप देखने को मिलता है। और लंदन सेशंस में मैं आपको कहता हूँ कि जो आप इंट्राडे में बड़े ट्रेड्स करते हो आप उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हो इसका मतलब क्या होता है। कभी कभार आपको दिखता है कि एशियन सेशन में प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं, या किसी भी सेशन में ये हो सकता है। तो कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी के टर्म्स में एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन में यूजुअली आपको दिखती है मार्केट की लो वोलेटिलिटी, मार्केट के लेस प्राइस मोमेंट्स, इसमें बड़े प्राइस मोमेंट्स नहीं आते हैं, और इसमें ट्रेडिंग करना उतना सही नहीं होता है। कभी भी एक्यूमुलेशन के दौरान आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्यूमुलेशन के बाद आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन फेज जो है वो इसमें लिक्विडिटी ले ली जाती है। आप ऐसे समझो कैंडल रेंज थ्योरी के साथ अगर आप इसको कंबाइन करोगे, ये जो हमारा पहला कैंडल है ये फॉर्म करता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद मैंने आपको समझाया था यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होता है उस साइड का जिस साइड का एक्चुअल मोमेंट नहीं आना होता है मार्केट में, दैट मींस ये मैनिपुलेशन है। तो सिमिलर तरीके से उसके बाद मैनिपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंट नहीं करेगा, मार्केट को फिर नीचे आना होता है। तो फिर ये नीचे का जो बड़ा मुंह आता है ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, यानी कि एक्यूमुलेशन में मार्केट साइडवेज रहता है, मैनिपुलेशन में मार्केट जो है ये मैनिपुलेशन करता है, लिक्विडिटी अपोजिट साइड की ग्रैब करता है। यहाँ पर आप बॉक्स ब्रेकआउट थ्योरी भी यूज कर सकते हो। बॉक्स ब्रेकआउट थ्योरी कहती है कि मार्केट अगर किसी बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है तो जिस साइड वो ब्रेक हो रही है तो वो उसकी एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होती है, वो उसकी लिक्विडिटी की डायरेक्शन है। तो ये तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आता है और नीचे के डायरेक्शंस में बड़े मोमेंट्स दे देता है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज किस चीज में होते हैं, वो ये है कि जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाए वो एंट्रीज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है। तो ये सीखने के लिए आप वैलिड हाई और वैलिड लो थ्योरी यूज कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट सीधे ही नीचे नहीं जा सकता, इसको एक हाई या लो जरूरी बनाना पड़ता है। और सबसे पहले एंट्री देखते वक्त आपको स्टॉप लॉस पे ध्यान देना पड़ता है कि स्टॉप लॉस बड़ा कितना बन रहा है, तब आपके एंट्रीज को वैलिड माना जाता है। तो ये तो हो गई थ्योरी। आप इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में नहीं ले सकते कि लोएस्ट पॉइंट पे आप एंट्री बना दोगे क्योंकि आपको पता है मार्केट नीचे आ जाएगा, तो वो वैलिड नहीं होता। तो इन पॉइंट्स पे भी आपको ध्यान रखना, मोमेंट तो वही आएगा लेकिन एंट्री डिफरेंट होती है, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एशियन फेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि बड़े मोमेंट्स आ जाए। उसके बाद एक्यूमुलेशन यहाँ पर आपको लंदन सेशन में देखने को मिल सकती है, उसके बाद दैट मींस मैनिपुलेशन इस फेज में होगी। तो ये भी कभी कभार हो सकता है। अगर आपको कभी दिख रहा है कि एशियन सेशन में पहले ही मोमेंट आ चुका है और आप प्रेजेंट नहीं थे, उस दिन आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, या तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, यानी कि जो ये न्यूयॉर्क फेज होगा इसमें आपको लिक्विडिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा। लिक्विडिटी ऊपर ले ली तो हम सेल साइड का ट्रेड कर देंगे। तो ये भी आप देख सकते हो, तो सेशंस को आप मार्क कर सकते हो, तो फिर आप इन चीजों को देख सकते हो। अब होती है परफेक्ट एंट्री इनमें। अब देखो कैंडल रेंज थ्योरी में एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री कुछ ही तरीकों से यहाँ पर आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 आवर पे देख लिया कि मुझे कैंडल रेंज थ्योरी मिल रही है और वो सेल साइड की बन रही है, सेल साइड बन रही है, दैट मींस मार्केट में हाई इज वैलिड है। अब देखो हाई से सेल करना है। देखो हाई से सेल करने के 3 तरीके हैं।
फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये एक रेंज है, प्राइसेस इस रेंज में आ गए और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइसेस अब गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड के, मार्केट इसमें आ गया और आप इस फेयर वैल्यू गैप से सेल कर रहे हो, क्योंकि ये फिर भी ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट से आप सेल कर रहे हो, ये एक चीज वैलिड है। या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, दोबारा गिर रहा है, तो यहां से आप सेल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, अगर मार्केट नीचे आया, आपकी एंट्री मिस होगी, तो आपको इस लोवेस्ट पॉइंट पे ट्रेड नहीं करना, आपको फिर भी मार्केट को ऊपर आने देना है यहां तक, फिर यहां से दोबारा मार्केट जो है वो गिर सकता है। तो ये तो हो गया एक हाईज की एंट्री वाला सेटअप, जो मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया था। इसके बाद जो सेकंड एंट्री टाइप होती है वो ये है कि एक रेंज जब आपको ऑलरेडी बनी हुई दिखे, उस रेंज में प्राइसेस जब नीचे आ रहा है और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, इस पैटर्न बना के, ये वाला पैटर्न बना के, तो इसके ऊपर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हो। तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा बनता है। इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन है, तो उससे आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर शर्त ये रहती है कि प्रीवियस हाई अगर पहले ही ब्रेक हो गया आपकी एंट्री से पहले, तो आपकी एंट्री फिर वैलिड नहीं होती है। यानी कि हम सिंपली मानते हैं कि इस लो के नीचे मैं सेलर हूं, तो इस लो के नीचे ही प्राइसेस रहने चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सिमिलरली क्लोजिंग कैंडल उसी टाइम फ्रेम पे नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर ये रेंज है तो क्लोजिंग इसके ऊपर अब नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एंट्री मॉडल्स थे जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AUD USD का चार्ट मैंने खोला है और ये लेटेस्ट चार्ट है। तो यहाँ पर भी अगर मैं मार्क करूँ, देखो इसके ऊपर रेंज बनी, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो दैट मीन्स इसकी रेंज हम मार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ध्यान देते तो ये मैं मार्क कर देता हूँ। और इसकी बात करें, देखो इसकी तो लिक्विडिटी नहीं ली गई है, तो इसको मार्क नहीं किया जा सकता। तो ये कैंडल है, इसके बाद हमारा ये वाला कैंडल आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक रेंज कैंडल है जो मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मिला है। तो एंट्री बनाने के लिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूंगा? 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मार्क करने के बाद हम आ जाते हैं इसकी एंट्री टाइम फ्रेम, यानी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे देखने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर गए थे, फिर नीचे आ गया। अब देखो कोई चीज यहाँ पर बन रही है जो अभी अभी मैं आपको एंट्री के लिए सिखा चुका हूँ, वो है ये वाला पैटर्न, यानी कि मार्केट गिर रहा है। एक तो हो गया हाई से, दूसरा हो गया यहाँ पर आप देखो 2-3 पैटर्न्स एक साथ मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। एक तो हो गई यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप से गिर रहा है और यहाँ पर हाईज बना रहा है। दैट मीन्स मैं इसी पॉइंट से सेल कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा और इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए प्राइसेस अब, ठीक है। मेरा जो मिनिमम टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, जो कि 1:3 के रेशियोज में अप्रोक्सीमेटली बन रहा है। अगर यहाँ नहीं तो मेरा ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, एसएल मेरा इतना बन रहा है, तो इसके बाद मुझे पता है कि ट्रेड जो है वो मिनिमम यहाँ तक आएगा। तो 1:2 फिर भी मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है वो इतना नीचे आया है। दैट मीन्स रीसेंट भी अगर आप मार्केट्स को ऑब्जर्व करोगे, रीसेंट मार्केट्स में भी आपके ट्रेड जो है वो परफेक्टली वर्क किए हैं। तो ये रीसेंट का चार्ट है। तो इस हिसाब से आप कैंडल रेंज थ्योरी में देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखी, नहीं बन रही है तो एक किसी सप्लाई जोन को देखो, वो नहीं बन रहा है तो हाईज को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अगर एंट्री मिस हो गई, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर से आप लोअर हाईज को देख के या इन हाईज पे एंट्री बना सकते हो, क्योंकि आप इतना नीचे एंट्री नहीं बना सकते हो। यहाँ पर एंट्री बनाओगे आपका स्टॉप लॉस ही गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कहोगे सर मुझे ऐसा क्यों करना है, मुझे क्यों इन हाईज को बनने का वेट करना है जब एक सेलिंग सेटअप होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ जिसको हम कहते हैं BOP। BOP का मतलब होता है बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। जो ये बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी है, ये क्या कहती है? ये कहती है जो प्राइस है ये हर टाइम फ्रेम पे बैलेंस हो जाता है और हर टाइम फ्रेम मार्केट में या हर प्राइस जो है वो मार्केट में फ्रैक्टल होता है। इसका मतलब क्या है? देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, इसको क्या करना है, ऊपर जाने के बाद नीचे आना है, फिर ये कंटिन्यू कर सकता है। या अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये सीधे नीचे नहीं जा सकता, इसको पहले ऊपर आना है हाई बनाने के लिए, फिर यहां से ये गिर सकता है। तो सेम चीज हर टाइम फ्रेम पे रिपीट होती है। अगर कैंडल रेंज थ्योरी यहां पर वर्क कर रही है तो यहां पर भी वर्क करनी चाहिए, बिल्कुल करेगी। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं आप हायर टाइम फ्रेम्स पे ही यूज करो, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है और आपको बड़े मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। वरना काम वो यहां पर भी करेगा। देखो अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट्स पे काम करता है,
दैट मीन्स वो मंथली पे भी काम करना चाहिए। तो ये होती है बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर इस तरीके से ऊपर जाता है, दैट मीन्स हर टाइम फ्रेम पे ऐसा ही होना चाहिए, प्राइस बैलेंस करना चाहिए। एट ए टाइम बैलेंस नहीं होता है। देखो 1 मिनट पे ऐसा मोमेंट होगा, लेकिन अगर मैं उसी को 1 आवर पे देखूंगा तो वो सीधे कैंडल्स इस तरीके से हो सकता है। दैट डजंट मीन कि ये प्राइस बैलेंस नहीं होगा। इसके बाद आप देखोगे कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि 2-3 लोव्स टूट गए, ये टूट गया, ये टूट गया, जिसको आप फिर कहते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ सेल वैलिड नहीं होता है। मैंने आपको फिब से सिखाया था कि सेल कब वैलिड है और बाय कब वैलिड है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि लोव्स टूट रहे हैं, मुझे सेल करना है, लेकिन सेम आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे इसका पुल बैक आ गया, क्योंकि ये सीधे ही ऊपर नहीं जा सकता, फिर इसके बाद इसको फिर से ऊपर जाना है। तो इस बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी को आपको अंडरस्टैंड करना है। ये बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी क्या है, या इसको आईएसटी ट्रेडर्स या वाइकॉफ ट्रेडर्स जो है वो इसको फ्रैक्टल्स भी कहते हैं, टाइम फ्रैक्टल्स या प्राइस फ्रैक्टल्स। तो हम तो सिंपली बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी कहते हैं। तो सिमिलर वे में आप प्राइसेस को ट्रेड कर सकते हो किसी भी टाइम फ्रेम पे। अगर आपको पता है कि 1 मिनट के या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्राइस हायर लोज और हायर हाइज बना के ऊपर जाता है, दैट मींस 1 आवर पे भी सेम होना चाहिए। किसी भी जगह रैंडम मोमेंट्स मार्केट में नहीं आते हैं। प्राइस जो है वो हर टाइम फ्रेम पे खुद को बैलेंस करता है। तो ये सेटअप्स आपको आप देख सकते हैं और मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी को यहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो कैंडल रेंज थ्योरी है, इसमें अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, उनको भी और मास्टर करना है। तो इसको और मास्टर करने के लिए, इसके बाकी सेटअप्स को भी देखने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर और एक वीडियो चाहिए, या अगर आप बैलेंस ऑफ प्राइस एक्शन थ्योरी को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप उसके लिए भी अगर कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो अभी ईद ऑफर चल रहा है, आप कूपन कोड EID यूज कर सकते हैं किसी भी कोर्स पे, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम का भी लिंक होगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करना।